नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार। जी नमस्कार। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि हार्ट ब्लॉकेज की जो समस्या है वो क्यों होती है। देखिए आज के डेट में हम लोग जैसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, इसमें हार्ट ब्लॉकेज के बहुत सारे कारण उभर के आ रहे हैं। कुछ कुछ कारण तो बहुत पहले से जो नोन है, कुछ अननोन कारण हैं जो कि बढ़ के आ रहे हैं। तो पहले हम लोग कारण पे बात कर लें। आज के डेट में एक पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण उभर के आया है। एयर पॉल्यूशन क्या है कि एयर पॉल्यूशन के जो छोटे पार्टिकल्स हैं PM 2.5 वो हमारे लंग्स को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और ये भी कोरोनरीज आर्टरी में इवन बाकी एओर्टा धमनियों में ब्लॉकेज करते हैं। तो ये एरिथमिया भी प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये इस तरह से हैं। तो एयर पॉल्यूशन हो गया आपका। उसके अलावा हमारा जो खान पान है, शुगर, जो वाइट शुगर अभी आप लोगों ने ही कैंपेन चलाया है कि नो शुगर, ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है। शुगर एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी के लिए भी और हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा काम है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स को जो हम लोग इतना कल्प्रिट करते हैं और मना करते हैं, उसमें शुगर बहुत बड़ा कारण है। तो शुगर को अवॉइड करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है जिसमें कि ब्रिस्क वॉक होना चाहिए और ये जो एक्सरसाइज भी है इन मॉडरेशन। अब बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कभी कोई कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करता है, बहुत कम करें। अगर जो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो लो इंटेंसिटी का भी करे तो चलेगा, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी का जो कि करते हैं वो एडवाइजेबल नहीं है। तो ब्रिस्क वॉक सही है, आप ब्रिस्क वॉक करें 45 मिनट्स। खान पान में हरी साग सब्जी की मात्रा बढ़ा के रखें। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए है कि आप रेड मीट ना खाएं। रेड मीट बहुत बड़ा कारण है जो कि एकदम कोरोनरी में छोटी छोटी ब्लॉकेज कराते हैं और आर्टरी पूरी तरह ख़राब हो जाती है। तो रेड मीट ना खाएं। अगर नॉन वेज लेते हैं तो उसमें आप फ़िश ले सकते हैं, स्कैली फ़िश सेफ़ है। सैलाड वगैरह में जो लोग ऑयल लेते हैं वो ये जो ऑलिव ऑयल एडवाइजेबल है। कोई भी एक ऑयल पे ना जाएं। ऐड में बहुत सारा आता है और लोग उसी को ज़िंदगी भर यूज़ करते हैं। तो आप मिक्स करके यूज़ करें तो हमेशा एडवाइजेबल है कि ऑयल मिक्स करें। जो अपना इंडियन ट्रेडिशनल किचन है वो ऑयल के मामले में बहुत अच्छा है। फ्राई करने में जो फ्राइड चीज़ें हम लोग खाते हैं, तो अगर दादी माँ का देखें तो उसमें वो लोग घी में फ्राई करती हैं। वो फ्राई करने के लिए घी बहुत अच्छा है क्योंकि थर्मोस्टैटिक पॉइंट उसका बहुत हाई है, तो उसमें वो डिनेचर्ड नहीं होता है। लेकिन जो अगर आप ओलिव ऑयल चाहे इस तरह के ऑयल में फ्राई करते हैं तो ट्रांस फैटी लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो बढ़ जाने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होती है। तो वायल भी जो खाते हैं, अगर बार बार उसी वायल में आप फ्राई कर रहे हैं तो ट्रांस फैट की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं और ब्लॉकेज को इन्विटेशन दे रहे हैं। बात हम ऑयल की कर रहे हैं तो लोग ज़्यादातर रिफाइंड ऑयल की यूज़ करते हैं, तो वो खतरनाक है या फिर? देखिए वायल में जो बेस्ट वायल है वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी, जो पूफा है, पूफा और मूफा मोनो अनसेचुरेटेड, उसको न्यूट्रल माना जाता है। पॉली अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं इसको हम लोग सेफ मानते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव मानते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा खराब है वो ट्रांस फैटी है। ट्रांस फैटी का जनरेशन कैसे होता है, ये इसको हीट करते हैं और उसको फिर ठंडा होने देते हैं। तो जो खास करके समोसा वगैरह जो रोड साइड में हम लोग खाते हैं वो क्या करते हैं, उसी वायल में आज भी बनाएंगे कल भी बनाएंगे, जब तक ख़त्म नहीं होगा वो बनते रहेगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो हमें अगर करना भी है तो घर में फ्राई करके खाएं और वायल को डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद बार बार एक ही वायल में ना तलें। तो इस तरह से हम लोग ट्रांस फैटी के लेवल को कम कर सकते हैं। और घर में जो मिक्स करके सरसों का तेल और घी है उसको यूज़ करें, ऑयल चेंज करें। रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा नहीं है, तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं तो कभी राइस ब्रैन ऑयल, कभी सोया, और इस तरह से आप उसको चेंज करके यूज़ करें। एक ही ऑयल पे स्टिक ना करें क्योंकि हर ऑयल में इनका जो रेशियो होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये किसी में आइडियल नहीं है। ये आइडियल तभी हमारे पास पहुंचता है जब हम लोग मिक्स करके यूज़ करते हैं। हम बात हार्ट ब्लॉक की कर रहे हैं, तो ये इसके चरण होते हैं ना, क्या होते हैं? जैसे
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज? जी, तो मैं जैसा कि मैंने पहले बार आपको बताया था कि ये स्टार्ट कब होता है। स्टार्ट हमारे टीन एजर्स से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो यानी कि इवन 12 टू 13 ईयर एज में ही स्टार्टिंग तो वहीं से हो जाती है, नींव वहीं पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों में ही हेल्दी लाइफस्टाइल डालने की ज़रूरत है, स्कूल में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, प्यार में बच्चों को क्या हर चीज़ फ्राइड देते हैं, उन्हें बर्गर पिज़्ज़ा का बच्चे किया है और हमने ऑर्डर किया, घर पे पहुंच गया और वो खा रहे हैं। तो ये खराब हैबिट है, तो वहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले फैटी स्ट्रिक बनता है, जो धमनियां हैं उसके पहले येलोइस लेयर फैट के जमा होने शुरू होते हैं, फिर उसमें से सफ़ेद जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो आ जाते हैं, फिर स्मूथ मसल सेल्स का मोबिलाइजेशन होता है और ये धीरे धीरे ब्लॉकेज शुरू करते हैं। तो अप टू 40% तक ब्लॉकेज होता है तो हमें नैरोइंग नहीं दिखती है, लेकिन 50% के ज़्यादा होता है तब इसमें नैरोइंग आनी शुरू होती है। तो अप टू 50% भी अगर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो वो आपको कोई सिम्टम प्रोड्यूस करने नहीं जाना है। ये सिम्टम 70% ऑनवर्ड्स जब ब्लॉकेज हो जाती है तब प्रोड्यूस करते हैं। तो अब 70% टू 90% अगर ब्लॉकेज रहता है तो इसमें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना होता है, यानी कि ये एंजाइना तो पेन, एंजाइना मतलब पेन, जो सीने का दर्द है वो होता है लेकिन वो एक्सर्शन पे होगा, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सर्शन, वो फिक्स है कि कोई 200 मीटर कोई 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें पेन शुरू होगा। ये क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का चरण है। लेकिन यही जब रेस्ट पेन में तब्दील हो जाए या सडनली वर्सनिंग ऑफ एंजाइना हो विद इन 2 मंथ्स, जैसे कि मुझे अगर एंजाइना पेन आधा किलोमीटर चलने पे हो रहा था पहले, अब मैं 200 मीटर भी कभी जाता हूँ तो हो जाता है, कभी 100 मीटर पे हो गया, कभी आधा किलोमीटर भी चले गए, तो ये हमारी बीमारी बिगड़ने का लक्षण है। इस चरण को पहले वाले को क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं, सेकेंड वाले को अनस्टेबल एंजाइना। अब यहीं पे इसमें रप्चर हो गया और सब टोटल अक्लूजन यानी कि 90% या 95% का ब्लॉकेज हो गया और एंजाइम्स ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ गया, इसको एनएस्टेमी बोलते हैं, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ये जब कंप्लीट अक्लूजन हो जाता है, 100% ब्लॉकेज जब हो जाती है तो वो सबसे खतरनाक सिचुएशन है, उसको एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं, जो कि हार्ट अटैक है, जो हॉस्पिटल में आते हैं। लक्षणों की बात करें तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, इन तीनों चारों चरणों के लक्षण लगभग सेम होते हैं, सिवियरिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसका जो टिपिकल सिम्टम है, सीने में भारीपन होता है, सेंट्रल चेस्ट पेन विथ रेडिएशन इन ऑल ओवर प्रिकॉर्डियम। ये रेडिएट होकर नीचे जा सकता है लेकिन अम्बलाइकस के ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे कार्डियक पेन नहीं जाएगा। फिर ये ऊपर आ सकता है जो गले में यहाँ तक आता है, बाजुओं में उतर सकता है, अमूमन बाएं हाथ में ज़्यादा होता है, दोनों हाथ में जा सकता है, दाएं में भी जा सकता है, पीछे बैक में भी पेन रेडिएट कर सकता है। तो ये अगर हो रहा है और रेस्ट के बाद आपका पेन खत्म हो जा रहा है तो ये चरण है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का, कि एक्सर्शन पे हुआ, रेस्ट पे सबसाइड कर गया। लेकिन अगर रेस्ट पे सबसाइड नहीं किया और 20 मिनट से ज़्यादा आपका सिम्टम परसिस्ट कर गया, ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंडर आ गया, यानी कि आपको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में भी 3 चरण होते हैं, जो अनस्टेबल एंजाइना बताया जिसमें कि 20 मिनट से ज़्यादा पेन रहेगा लेकिन उसमें एंजाइम्स ट्रोपोनिन पॉजिटिव नहीं हुए, तो ये एक चरण हुआ जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का हो गया। और ये पेन 20 मिनट से ज़्यादा रहा, सिम्टम्स वही रहे, पसीने आने लगे, लगा कि अब हम बचेंगे नहीं, उल्टी होने लगा, उल्टी जैसा लगने लगा, चक्कर आ गया, कई लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। और उसके बाद ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ गया, ईसीजी में नॉन स्पेसिफिक चेंजेस भी हैं या एसटी डिप्रेशन है, तो इसको नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो सबसे डेंजरस है वो एसटी एलिवेशन एमआई। इसमें क्या होगा, एंजाइम भी पॉजिटिव होगा और ईसीजी में एसटी एलिवेशंस हो जाते हैं। इसी में तुरंत इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अदरवाइज पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता है। अगर बात करते हैं कि कुछ बीमारियों में सेम सिम्टम्स होते हैं, जैसे हार्ट ब्लॉक में और हार्ट फेलियर में, तो अंतर कैसे समझे कि हमें क्या हुआ है? मैडम, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अलग हैं, हार्ट अटैक के अलग हैं। तो इसमें आपको पेशेंट्स के पार्ट में बात करें तो पेशेंट्स को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो उसे चिकित्सीय परामर्श लेने की ज़रूरत है, वो डॉक्टर से एडवाइस ले। हार्ट फेलियर वो कंडीशन है कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है, इसको जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो काम हमें करना है, सपोज दैट कि अगर हमारा बॉडी एक मशीन है, एक मोटर व्हीकल है, तो हार्ट मेरा इंजन है,
तो अगर वही है, अगर इंजन हमारा काम नहीं कर रहा है तो हमें जो काम असाइंड है, जो हम रोज़ करते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे, उसमें हम जल्दी थकेंगे। तो ईजी फटिगेबिलिटी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ऑन एग्जर्शन, इसको डिस्निया ऑन एग्जर्शन बोलते हैं, चलने पे होने लगेगा। अर्लीस्ट सिम्टम हार्ट फेल्योर का है कि इवन आप देखेंगे कि झुक के पैर का लेस शूज़ का अगर बांध रहे हैं, उसमें भी बहुत लोग ब्रेथलेस हो जाते हैं। ये सब अर्ली साइन है हार्ट फेल्योर के, जिसको कि बेंडोपनिया कहते हैं। पाँवों में सूजन होने लगता है, जिनको क्रॉनिक हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स आते हैं उन बुज़ुर्गों को देखेंगे कि पाँव में सूजन होने लगता है, धीरे धीरे पाँव फूलने लगा। उसके बाद फिर बैक में जो बेड रिडन है उसको पीठ में सूजन आने लगता है, सांस में बहुत तकलीफ हो जाती है, रात में सोए सोए उठ के बैठ जाते हैं, एयर हंगर होने लगता है। तो ये सब अलग अलग जब हार्ट फेल्योर के स्टेज प्रोग्रेस करते हैं तो इस तरह की सिम्टम्स आती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार।